Hi everyone, welcome to the new video of our channel जिसमें the goal is to recall or active recalling of the chapter breathing. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था द कोर पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज आपको घर पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो भी होगा हमने एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा शेड्यूल है कि आप ये वीडियोस जो भी हम डाल रहे हैं लेक्चर वाली वो एक सीक्वेंस में देखोगे तो आपकी बायो खुद ब खुद 320 330 आ जाएगी दिसंबर तक। देन वी विल जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग टू मेक श्योर कि आप 550 350 तक नंबर ले आओ। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पूरा शीट खाली है। हाँ, जस्ट जितना हम लिख पाएंगे लिखेंगे, जितना हम पेपर पे लिख पाएंगे, देन वी विल। सबसे पहले चैप्टर का जिसमें होगा इटालियन एनाटॉमिस्ट। इतना आपको पता है, ठीक है। ये इसका नाम होता है अल्फोंसो कॉटाई, ठीक है, इतना भी आपको पता है। अब ये अर्लियर क्या पढ़ रहा था? ये कुछ मेमली के नहीं, ये पहले पढ़ता था रेप्टाइल्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये पढ़ता था अर्लियर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। फिर शिफ्टेड द फोकस। देखो, अब हमने इतना पढ़ लिया कि हमें मेरे ख्याल से याद हो गया है एग्जैक्ट क्या वर्ड्स था। तो अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरे दिमाग में खुद ही आया शिफ्टेड द फोकस, तो मतलब यही होगा लेटर टू ऑडिटरी सिस्टम ऑफ मेमेलिया। ये करा था। फिर इन जो ये 1851 इसने पब्लिश्ड अ पेपर जिसमें इसने बोला था कि क्या बोला था? इसने बोला था कि कॉकलिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर अंडर द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया होते हैं, इसने ये बोला था। और वो हेल्प करते हैं साउंड वेव्स या साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करने में नर्व इम्पल्स में। और इनको हम कहते थे ऑर्गन ऑफ कॉटाई। सो एनसीईआरटी के इस पेज के पहले चैप्टर में यही था। तो आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं करा, बट वी विल आफ्टर क्रॉस चेक। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अब आता है हम जैसे हमारे क्या बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में द थिंग इज द कॉमन फॉर्मेट इज कि पहले हम थोड़ा सा उसके एनाटॉमी और हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और फिर किस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कैसा स्ट्रक्चर होता है कैसा नहीं। तो पहले था इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स उसमें भी था लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे पहले आता है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थस। ये सिंपल सिंपल डिफ्यूजन करते थे। फिर आए, फिर मेरे ख्याल से इंसेक्ट्स थे। नहीं, फिर आए थे मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म एंड अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल। और फिर थे ऑर्थोपॉड्स और मॉलस्क, वो भी एक्वेटिक, विच यूजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम कहते थे पल्मोनरी रेस्पिरेशन या ब्रैंकियल, ऊपर वाला ब्रैंकियल, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और इसी के टेरेस्ट्रियल काउंटर पार्ट्स, टेरेस्ट्रियल लंग से करते थे और उसे कहते थे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखो, मैं बीच बीच में बहुत सारी चीजें अगर मैं कुछ इधर उधर करूँ तो आपका काम क्या है? कमेंट्स में मेरे को सही करना। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं एक चीज भूल रहा हूँ। क्या? इंसेक्ट्स भी तो था इसमें। इंसेक्ट्स वो करते थे ट्रैकियल ट्यूब्स। एक ये चीज हो गई। और इसमें एक और सेक्टर, एक और वो था जिसमें वी यूज टू टॉक अबाउट व्हाट वाज ब्रीथिंग एंड व्हाट नॉट। तो वो ऐसा था जब हमने नोट्स बनाए थे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने में ऑटो यूज होता है इनटू एनर्जी, सिंपल फॉर्म। और फिर ये एनर्जी हम यूज करते थे डे टू डे एक्टिविटीज में। ठीक है, ये इस प्रोसेस को हम कहते थे कैटाबॉलिक रिएक्शन।
सो आई थिंक वी हैव फिनिश्ड टिल हियर। इसके अगर मैं यहाँ तक कुछ भी भूल गया हूँ तो मेरे को बता देना और कमेंट में मेंशन कर देना। और एक और चीज थी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाज मोस्टली यू नो क्या बोलते हैं, दो चीजों के लिए, दो चीजों में वो थी। एक तो हैबिटेट और मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल। हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ, नहीं मोड नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक यहाँ तक तो अपन ने सब कर लिया। ठीक है, अब आगे आ जाता था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो नहीं नहीं, वर्टिब्रेट्स का नहीं पढ़ा ना अभी। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में आपको सब पता है कि फिशेस यूज गिल्स और जितने भी सब थे वो लंग्स में थे। बस यही तो, और इसमें फ्रॉग का एक एक्सेप्शन होता है। सो आई थिंक वी हैव डन दिस। और इसे कुछ कहते थे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको ऐसे एक्टिव रिकॉल करते हैं कि इस पेज पे क्या था, इस पेज पे क्या था, इस पेज पे क्या था, ऐसे। अब मेरे को पता है कि हमारा ये जो एनसीईआरटी का ये वाला पेज था वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर में था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमने जब नोट्स में हमने कैसे बनाया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि पहले नोस्ट्रल से स्टार्ट करते थे, नोस्ट्रल, फिर नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर तक चले गए। नेसल चैम्बर के बाद जाते थे हम फेरिक्स, फेरिंग्स में। कॉमन, कॉमन एरिया, एरिया कहते थे क्या, कॉमन फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर। फेरिंग्स से खुलता था लैरिंग्स में, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कार्टिलेजिनियस बॉक्स, कार्टिलेजिनियस बॉक्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। ये था। फिर लैरिंग्स में मेरे ख्याल से फिर ट्रैकिया चला जाता था। ट्रैकिया क्या होता था, स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब, ट्यूब अप टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। और फिर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में जाके ट्रैकिया होता था। फिर क्या होता था, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाइल्स में हो जाता था ना, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिफरेंशिएट होते थे सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाइज में। और ऑल्सो ये जो ट्रैकिया थी वो कार्टिलेजिनस रिंग होता था उसमें, हाफ कार्टिलेजिनियस रिंग, रिंग स्ट्रक्चर ये था। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से फिर ब्रोंक्योल्स इनिशियल, फिर टर्मिनल, फिर टर्मिनल, और टर्मिनल, टर्मिनल, और फिर क्या था, टर्मिनल के बाद थी एल्वियोलाई, और फिर उसके एल्वियोलाई डक्ट्स। सो आई थिंक यही था मेनली। और देखो, मैं यहाँ पे मेरा फोन है, मैं जब भी उठाऊंगा, जब आपको, मैं आपको बता दूंगा कब उठा रहा हूँ। चेक कर लेते हैं कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे। तो एक सेकेंड, हमने सब लिख लिया वैसे तो। बस एक ही गलती है। क्या, इनिशियल ब्रोंकाइटिस तक होती है ये, देख रहे हो, ये होती थी इनिशियल। तो आपको अब ये जैसे आप गलती करोगे ना जब एक्टिव रिकॉर्डिंग में, तो ये आपको हमेशा याद रहेगी। फिर थिन एल्वियोलाई क्या होती है हमने ये बताना भूल गए, थिन वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ना मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ब्लू से हम अपना लिखेंगे, और जब भी कोई गलती होगी तो मैं वो रेड से करूंगा, उससे क्या पता चलेगा कि हमने क्या क्या मिस कर दिया था। ठीक है। और सब बस हमने दो चीजें मिस कर दी थी। बहुत बढ़िया, सिर्फ हमने क्या मिस करी, दो चीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें इतना यहां भी पता है ब्लू कि नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये कौन सा है, कंडक्टिंग पार्ट। और ये एल्वियोलाई वाला है
एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट, ये यही हो गया। कंडक्टिंग पार्ट के क्या फीचर्स थे? कंडक्टिंग पार्ट के क्या फीचर्स हैं? कंडक्टिंग पार्ट के फीचर्स हैं जैसे पहला तो था कि आउटसाइड एयर को बॉडी पे ले जाना, एल्वियोलाई तक ले जाना, एटमॉस्फेयर एयर टू एल्वियोलाई, क्लीन्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिफाइज द एयर। ठीक है भाई, ये हो गया। और इसके यही फीचर थे। अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब आता है हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, यही करेंगे। लंग्स, लंग्स कहाँ सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, बिटवीन देम, ठीक है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये हो गया। और क्या था? लोकेटेड, हाँ, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स, रिब्स, और लेटरली रिब्स, लोअर में डायफ्राम। ये हो गया। आई होप यहां तक हमने कुछ नहीं बोला, तो यहां तक हमने कर लिया। अब फिर हमने आगे क्या पढ़ना था हमें? आगे इसके होता है, क्या होता है? लंग्स हो गया, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। फिर होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आई गेस, कि इंस्पिरेशन और ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो दो टाइप होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होती है? आउटसाइड एयर टू लंग्स, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन। एक्सपिरेशन क्या होता है? एल्वियुलर लेयर टू आउटसाइड, इज एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिलीज्ड आउट। तो ये हो गया। अब क्या था? और हमने फिर एक लाइन थी कि इन एंड आउट ऑफ द एयर इज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, इन एंड आउट ऑफ द एयर is due to pressure gradient, due to the pressure gradient which is, किसने, कौन बनाता है? which is made by diaphragm, डायफ्राम जो भी है, कोई, मैं तो डायफ्राग्राम ही बोलता हूँ, एंड इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स, तो मतलब एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये हो गया। अब हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि इंस्पिरेशन, हमने फिर बताया था इंस्पिरेशन क्या होता है। तो जैसे इंस्पिरेशन है, अब हमें चीजें छोटी करनी है। इंस्पिरेशन में क्या होता है? मेरे को वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा चाहिए, वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा चाहिए, वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, तो मतलब प्रेशर कम चाहिए, बिकॉज यू नो वी इंप्रूव ये। तो अगर यहाँ वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो प्रेशर अंदर कम है, मतलब लंग्स आर, लंग्स हैव नेगेटिव प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या था? देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें एक्सप्रेशन में एल्वियुलर प्रेशर ज्यादा होता है। और एक चीज जो जब हम इसके क्वेश्चन लगा रहे थे, तो हमें उसमें डाउट था कि जब हम इंस्पायर करते हैं, हमें इतना तो पता है कि क्या बोलते हैं, क्या पता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब डायफ्राम सीधा होता है, डायफ्राम फ्लैटेंस, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीरियो पोस्टीरियो कौन सी एक्सिस में पड़ती है। देखो, इंस्पिरेशन में क्या होता है ना, हमने पढ़ लिया डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है,
और डायफ्राम जो एक्सिस में बढ़ता है उसे कहते हैं डोर्सल वेंट्रल। ठीक है, डायफ्राम की वजह से डोर्सल वेंट्रल हम ऊपर होते हैं, और स्टर्नम के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एंटीरियर एंटीरियो पोस्टीरियरली होते हैं। सो दिस इज द, और एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब डायफ्राम फ्लैट हो गया तो ये नॉर्मल हो जाता है अपने आर्क वाले उस पे। ठीक है, अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब ये था कि पहले तो ऑल दिस एयर कैन बी, थोड़ा इस साइड से कॉल आ रहा हूँ बट नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट। तो एनसीईआरटी में अगली लाइन एक और थी कि 1 मिनट में हम 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, और फिर हमने एक चीज करी थी, तो हमने निकाली थी, हम एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम 1 सेकंड में कितना ब्रीथ करते हैं, तो वो आया था 3.25 से 5 सेकंड। एक ब्रीदिंग की हमारी टाइम कितनी थी। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम गलत भी कर रहे हैं आजकल, हमने रेस्पिरेशन, हमने जो हमने जो वो लगाया था, क्या बोलते हैं, सेट लगाया था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, उसमें हमारे क्वेश्चंस थोड़े गलत हुए थे, वो थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो ढंग से समझेंगे पहले तो, एक ग्राफ था, वो ग्राफ कैसा था देखो, ऐसा था, अरे हाँ, ऐसा ग्राफ था वो। ठीक है, ये वो इक्वल है, इससे ही समझेंगे अब हम। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। सो द थिंग वाज, दिस वाज आवर टाइडल वॉल्यूम, विच इज द वॉल्यूम, क्या कहते हैं, वॉल्यूम इन्वॉल्व इन रेगुलर ब्रीथिंग, मतलब एक इंस्पिरेशन एक एक्सप्रेशन में जो नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल चीज, क्या कहते हैं, वॉल्यूम इन नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन विच इज टाइडल वॉल्यूम, वो आती है हमारी 500 ml/सेकेंड। ठीक है, फिर ये ऐसे लिखते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम। फिर ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, मैंने फोर्सफुली एक्सपायर इंस्पायर, आईआरवी क्या होता है, ध्यान से, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर थ्रू फोर्सफुल इंस्पिरेशन, वो होता है आईआरवी। फिर ईआरवी क्या होता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, और फिर होता है ये रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चीज, चारों चीजें आपको वॉल्यूम समझ आएगी कि लंग्स में कितनी वॉल्यूम हमेशा रहेगी रहेगी, ये रहेगी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आईआरवी होता है 2500 से 3000, टाइडल वॉल्यूम होता है 500, ये होता है 100 से 1100, और रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 500 ml। 500 ml, ठीक है। अब दो चार चीजें हैं, दो चार चीजें हैं कि इसको हम छोटा करते हैं, पहले इस यही बनाएंगे इसको ऐसे। अब एक चीज होती है उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इसको ना ध्यान से सुनना है, क्या होती है एक सेकंड, इसको ध्यान से सुनना है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती क्या है। वॉल्यूम अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, ये होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये किस किस का सम होता है, जैसे अगर मैं इसको ब्लैक से लिखूंगा ये, तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। ठीक है, फिर आती है, भाई आज तो पता नहीं क्या हो गया, सारे कंटक सबका मुंह मैंने आज ही देख लिया था। बार बार पता नहीं यार, वीडियो रुक रही है, कभी वो मैक की स्टोरेज बढ़ रही है, और मेरा मैक 1 TB का है, फिर भी पता नहीं क्यों स्टोरेज बढ़ रही है। चलो, हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पे, अबे ये यहाँ कैसे आ गई यार, ये सब ना कैसे करते हैं। हाँ, अब थे हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पे। आई होप दिस इज रिकॉर्डिंग एंड आई एम लाइव, राइट। प्लीज यार 1000 सब्सक्राइबर कर दो, आई रियली वांट टू डू ऑल द लेक्चर्स।
लाइव। ठीक है, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर, आफ्टर क्या, नॉर्मल इंस्पिरेशन। देखो कैसे याद रखेंगे, कैपेसिटी, कैपेसिटी में ना एक तो जैसे एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल होगा, और जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो वॉल्यूम ऑफ पहले इंस्पिरेटरी और फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये अगर मैं इसको भी ऐसे काले से मार दूं तो ये हो जाएगा ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। देखो तो पहले तो रेसिडुअल वॉल्यूम है, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम तो है इसमें, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन, दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन कि मैं नॉर्मल एक्सपायर कर देता हूँ तो पूरी वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो मेरे लंग्स में बची हुई है वो आएगी एफ आर सी ई आर बी प्लस, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये, अगर मैं इसको भी ऐसे काले लिख देता हूँ तो ई आर बी प्लस ये हो गया मेरा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अब बचता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज नथिंग कि मेरे लंग की कैपेसिटी कितना है, कि इसमें कितना कूदा है, ये कितनी चीजें रख सकता है। तो जैसे इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहाँ तो सब उसने खाली कर दिया, सब खाली कर दिया, अब वो कितना इंस्पायर कर सकता है, वो मेरी एक्सपिरेटरी वाइटल कैपेसिटी हो सकती है। यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो ये दो चीज है, आई होप दिस इज, अबे यार थोड़ा ना कंफ्यूजन सी हो रही है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी भी पढ़ ली। अब वाइटल कैपेसिटी होएगी कितनी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होएगी, सोचो। वाइटल कैपेसिटी होती है आईसी प्लस ईआरवी। मतलब क्या, आईसी और प्लस ईआरवी, अगर मैं इसको ब्लैल से ले रहा हूँ, आईसी प्लस ईआर, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे आगे। मैं इसको एक और बार रिवाइज करा दूं, देखो सिर्फ सोचना है, आपको कहीं नहीं देखना। ठीक है, पहले आता है वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। चार वॉल्यूम होती है क्या, इंस्पिरेटर पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, ये मेरी टाइडल वॉल्यूम होती है। अब आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली इंस्पायर, कि मैं फोर्सफुली इंस्पायर कितनी कर लूँ, वो होती है मेरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैं फोर्सफुली एक्सपायर कितनी कर लूँ, वो होगी मेरी ईआरबी। ठीक है, रेसिडियल वॉल्यूम हो गई वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स, जो रहेगी रहेगी, वो मेरी हो गई। अब आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होती है, देखो जैसे मैंने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, कि नॉर्मल में एक्सपायर कर दूं फिर मैं कितनी वॉल्यूम कर दूं, क्या होती है सिंपल आईआरवी प्लस टीवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ पर्सन, अब पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, वो कितनी होगी, ईआरवी प्लस टीवी हो जाएगी। अब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईआरवी प्लस, ईआरवी प्लस टीवी। ठीक है, अब बच गई मेरी वाइटल कैपेसिटी। ये क्या हो गया, अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरिंग या ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरिंग। ठीक है, ये क्या हो गई, आईसी प्लस ईआरबी। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, एक पैराग्राफ आता है जो मैंने आपको पिछले भी बताया था, और इससे आपकी बहुत सारी चीजें, अगर ये पैराग्राफ आपने कर लिया तो मतलब आपके 4-5 क्वेश्चन अच्छे आपको बेस बन जाएगा। कैसे, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
गैसेज इज एल्वियोलाई। कौन सी गैसेज है ये? CO2 एंड O2। कौन से प्रोसेस से होती है ये? डिफ्यूजन से होती है। ठीक है। डिफ्यूजन कैसे होता है? मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। अगर इसमें प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, समझ आ गए? अब चार चीज हो गई। और इसमें कहाँ पे एक्सचेंज अगर करता है? ब्लड और टिश्यू, सब इंटरलिंक्ड है। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको क्या याद रखना है? प्राइमरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन से एक्सचेंज होती है गैसेस? CO2 O2। अच्छा, होती कहाँ पर है? CO2 O2 होती कहाँ पर है? ब्लड एंड टिश्यू में। कौन से प्रोसेस से होती है? डिफ्यूजन। वैसे भी सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, कैसे होती है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। आई होप दिस इज क्लियर। फिर एक टॉपिक आता है हमारा पार्शियल प्रेशर का, जिसमें हम लिखते हैं ऐसे PO2 प्लस pressure contributed by individual gas in a mixture of gas, individual gas in a mixture of gas। ये हो गया मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर भी हो गया। अब इसको हम ये भी कहते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये भी हो गया। अब क्या था? अब वो एक टेबल आती है, टेबल आती है, वो टेबल पढ़ लेते हैं। देखो पहले टेबल हमने कैसे बनाई थी, याद रखेंगे। पहले देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक बार मेरे को भी सोचना दो। एटमॉस्फेरिक गैस होती है पहले, ठीक है। O2 CO2, ये सारे पार्शियल प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक गैस इसमें होती है 159, इसमें होती है 0.3। सिंपल। अब देखो, आप ना कैसे सोचोगे? सोचो हवा अंदर आ रही है, तो एटमॉस्फेयर से अंदर आने के बाद वो सबसे पहले एल्वियोलाई पे आती है। तो एल्वियोलाई में कितना होता है? 104। और सबसे पहले कह जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ब्लड DOB, ब्लड OB, और लास्ट में जाएगी टिश्यू में। अब ये कैसे याद करना? आपको ये याद रखना है। और अब देखो, आपको सिर्फ याद रखना है 40, 95, 40। और यहाँ 40 है तो नीचे भी 40 नहीं आ जाएगा, 45, 40, 45। सिंपल से याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखो दोबारा बनाते हैं। कैसे होगी? CO2, यहाँ O2 आएगा, यहाँ CO2 आएगा। के बाद में क्या आता है? ब्लड, ब्लड DOB। ब्लड से कहा आएगी? ब्लड OB। और फिर टिश्यू, ये कितना है? 159। ये कितना है? 0.3। एल्विलाई ये 104, यहाँ पे 90। सिर्फ इतना याद रखना है। आप पहाड़ा पढ़ना है 40, 95, 40। यहाँ पे 40 है तो नीचे 40 नहीं आएगा, 45, 40, 45। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया। अब दो चार लाइनें हैं, मैं बताता हूँ। देखो, जो इसका ग्रेडियंट आप देखोगे ना, ग्रेडियंट मैं भी आपको बताता हूँ। CO2 का कहाँ पर ग्रेडियंट है? CO2 का ग्रेडियंट है एल्विलाई से ब्लड से, ब्लड से टिश्यू में। नहीं, CO2 कहाँ जा रही है? टिश्यू से ब्लड में। अभी दिखाऊंगा, टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई। देखो, टिश्यू, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर यहाँ पे टिश्यू में, इसमें, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है। O2, O2 कहाँ से जा रही है? O2 जाती है एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में। आई होप दिस इज फाइन। और अब दो चार चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो solubility of CO2 is 20 से 25% more than O2। solubility of CO2 is 20 से 25% more than O2। Also, the amount of CO2 that passes through per unit membrane is greater than O2, right? Amount of CO2 that passes through per meter cube, per meter cube is higher than O2। ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। कैसे पढ़ा था? एक तो तीन चीज होती है, तीन लेयर, लेस देन लेस देन 1 मिलीमीटर थिक, लेस देन। ठीक है। अब
डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रहा है? डिफ्यूजन आपको पता है, पहले तो एल्वियोलाई से टिश्यू में हो रहा है, फिर टिश्यू से उसमें हो रहा है, ठीक है? बेसिकली एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में हो रहा है। अब हमने कैसे देखा था? सपोज ये एल्वियोलाई है हमारी वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, अरे पहले तो एल्वियोलाई की वॉल आ गई, अच्छा एल्वियोलाई की वॉल कौन सी है? थिन स्क्वामस एपिथेलियम, अच्छा अरे फिर तो बीच में एक खाली जगह आ गई, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, अच्छा बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी है? सिंगल लेयर क्यूबॉइडल सेल। फिर अरे अब तो टिश्यू लेयर आ गई, अब टिश्यू की कौन सी लेयर है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर लेयर, ठीक है? कैसे लिख लेते हैं, ये ऐसे एल्वियोलाई की लेयर है, ये मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो हमारे पहले के नोट्स आप उसमें जाके देखोगे आपको समझेगा। और फिर ये पहले एल्वियोलाई की लेयर, एल्वियोलाई क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम, थिन स्क्वामस एपिथेलियम। फिर आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है? अब इसके बाद कौन सी आ रही है? टिश्यू वाली लेयर, टिश्यू की लेयर कौन सी है? टिश्यू कौन सी है? एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर लेयर, ठीक है भाई? अब ये भी हो गया। फिर अब पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमने कैसे याद रखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस? पहले हमने वो पढ़ा था किस पे? बेस्ड ऑन, नहीं ये नहीं था, कुछ ऐसे था, O2 और CO2। हम कैसे लिख रहे थे? O2 को ऐसे लिख रहे थे और CO2 को ऐसे लिखा था, CO2 दो है। अब हमने कैसे करा था? ब्लैक ले रहा हूँ, पहले आरबीसी लिख रहे हैं, फिर प्लाज्मा लिख रहे हैं, यहाँ भी पहले आरबीसी लिख रहे हैं, यहाँ प्लाज्मा लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या था इसमें? बाइकार्बोनेट। क्या क्या था? आरबीसीज में तो होता है 97%, और यहाँ पे प्लाज्मा में हो जाता है 3%। इसमें क्या होता है? यहाँ पे होता है 20 से 22%। पहले आगे का देखो, फिर लास्ट का होता है 7%, और बाकी का 70% होता है यहाँ। आई होप दिस इज क्लियर, और दिस इज द लाइक वेरी इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। नहीं तो पता है क्या होता है, जब आप रिवाइज करने में थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो ये सारे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डाटा पॉइंट्स है, तो अब भूलने का वो होता है। इसलिए जब आप ऐसे करते हो ना, कि आगे वाला आरबीसी पीछे वाला प्लाज्मा, अच्छा O2 में आगे वाले 97 और यहाँ पे 3, फोटोजेनिक मेमोरी, यहाँ रिलेट करो माइंड को। अच्छा CO2 आगे वाले में आरबीसी 20 से 22%, पीछे वाले में 7% और बीच में बाइकार्बोनेट, सिंपल। अब फिर हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ठीक है? देखो, आरबीसी के अंदर आपको पता है क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट, O2 बाइंड्स इन रिवर्सिबल मैनर विद हीमोग्लोबिन कॉल्ड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतना हो गया। अब दिस बाइंडिंग ऑफ O2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और ये आएगा। बाइंडिंग ऑफ O2 विद HB इज रिस्पॉन्सिबल विद इज रिस्पॉन्सिबल बाय PO2। PO2 की मदद से होता है। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं? प्राइमरली PO2, H प्लस और टेम्परेचर। ये हो गया। अब एक था सिग्मॉइड कर्व ऐसे, इसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, PO2 और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ O2। देखो PO2 कब बढ़ रहा है? ये ऐसे बढ़ रहा है, तो जब भी राइट में जाएगा, राइट में O2 बाइंड होगा, लेफ्ट में CO2 बाइंड होगी, ठीक है? राइट इज फॉर O2 और लेफ्ट इज फॉर CO2। अब दिस इज फाइन। अब फिर हमने अलग से एक ऐसा डायग्राम बनाया था, बाहर चला जाता हूँ यार, एक तो ना मेरे को थोड़ा आइडिया कम है। फिर हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया था कि भाई एल्वियोलाई में, कि एल्वियोलाई में क्या एनवायरनमेंट है और टिश्यू में क्या है, और आपको कैसे देखना है। एल्वियोलाई में आपको पहले यहाँ लिख लेना हाई PO2, हाई O2 है, और टिश्यू में लिख लेना लो O2, लो O2। मैंने ऊपर क्यों लिखा है? बिकॉज इन बोथ द केसेस, अभी हम जब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन इज द प्राइमरी पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द प्राइमरी मेट्रिक फॉर, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है? अब बाकी सारे फैक्टर्स लो O2, PO2 या PO2, अभी बाकी सब PCO2 लो हो जाएगा, लो टेम्प हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। फेवरेबल फॉर O2 बाइंडिंग,
ऑक्सीजन फॉर्मेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ से हाई कर दो, हाई PCO2, हाई टेम्प, हाई H+, फेवरेबल फॉर ऑक्सी कार्बोनियम हीमोग्लोबिन। ठीक है, इतना पढ़ लिया, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी 100 ml ऑफ क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। इतना हो गया, ये हमारा खत्म हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सबसे पहली लाइन प्राइमरी, पहले तो कैसे होता है, CO2 इज कैरिड बाय HB एस कार्बोमाइनोग्लोबिन। HB का होता है आरबीसी, आरबीसी में कैसे कितना होता है, CO2 आगे होता है। जब भी आप रिवाइज करो, पूरा रिवाइज कर लो, आगे वाले में 20% होता है आरबीसी, लास्ट वाले में प्लाज्मा 7% और बीच वाले में बाइकार्बन 70%, 20 से 22%। ठीक है, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो कुछ भी चीज आग बंद करके, तो उसके आसपास का रिवाइज कर लो। ठीक है, PO2 इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बाइंडिंग। अब क्या था इसके बाद, PCO2 इज हाई इन टिश्यू और PCO2 इज लो इन एल्वियोलाई। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, हाई इन टिश्यू तो फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन का, और यहाँ पे लो है तो एल्वियोलाई में तो ये हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन का। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब एक क्या बोलते हैं, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन। अब ये सब हो गया, अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कि कैसे रेगुलेट होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पहले तो दो चीज होती है कि हम रिस्पायर कैसे, हम क्यों क्या होता है इसका मतलब। आपको पता है, जब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मैं नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहा हूँ, बट मैं अगर कहीं भाग के आया हूँ तो मैं तेज तेज ब्रीदिंग लूंगा और डीप डीप ब्रीदिंग लूंगा। सो ये रेगुलेशन किससे होता है, डन बाय न्यूरल सिस्टम, डन बाय न्यूरल सिस्टम। अब पॉन्स रीजन में, सॉरी मेड्यूलर रीजन में सेंटर है, स्पेशलाइज सेंटर है मेड्यूलर रीजन में, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक तो ये हो गया। अब अनदर सेंटर एट पॉन्स रीजन में called pneumatic center can moderate the function of respiratory rhythm center, can moderate the function of respiratory rhythm center। और एक और, पहले तो न्यूमेटिक सेंटर से यहां से क्या, कौन से सिग्नल्स जाते हैं, न्यूरल सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू लाइक रिड्यूस इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन रिड्यूस कर देंगे तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो जाएगी, बढ़ क्या जाएगी। ये हो गया। फिर मैंने आपको कैसे वो कराया था कि देखो, ये मेड्यूलर रीजन है, ये पॉन्स रीजन है, ठीक है, ये न्यूमेटिक सेंटर, ठीक है, ये है क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और मेड्यूलर रीजन में एक और सेंटर होता है जो होता है कीमो सेंसिटिव सेंटर। ठीक है, विच इज हाईली, मतलब हाईली सेंसिटिव टू CO2 और H+। CO2 और H+ से हाईली सेंसिटिव होता है। ये रेस्पिरेटरी, ये होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, और ये होता है न्यूमेटिक सेंटर, रेगुलेट द रिस्पॉन्स फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब दिस इज क्लियर। ऑल्सो देर आर क्या था, कैरोटिड रिसेप्टर्स associated with aortic arch and carotid arteries
कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+। और फिर वो नेसेसरी सिग्नल्स भेज देते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जैसे ये केमो सेंसिटिव ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक लाइन जिससे कि मैंने क्वेश्चन भी करे थे और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इससे क्वेश्चन आएगा, द रोल ऑफ O2 is regulated by is in regulation the role of O2 in regulation of respiratory rhythm is insignificant। ठीक है, अब तीन चीज बचती है डिसऑर्डर्स। अस्थमा में आपको याद रखना है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, wheezing ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइस। ठीक है, एम्फाइजमा में क्या होता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। किसकी वजह से होता है कि एल्वेलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, वॉल्स आर डैमेज्ड और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, सरफेस इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड क्या, ठीक है। मेजरली किससे होता है, सिगरेट स्मोकिंग से। ठीक, एम्फाइजमा हो गया। अब आता है ओसीडी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। फिब्रोसिस, फिब्रोसिस क्या होता है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू इंडस्ट्री लाइक ग्रिट स्टोन और ग्राइंडिंग, ये आता है ग्रिटिंग और स्टोन ग्राइंडिंग। तो देखो, सबसे पहले हमने ये चैप्टर पढ़ा था 2 घंटे में, अब जब हमने इसको एकदम स्क्रिप्ट करके रिवाइज करा तो हम 1 घंटे में आ गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाके हम इसको 15 मिनट में रिवाइज करेंगे एक चैप्टर को। तो जब तक ये 15 मिनट में आ ना जाए, आपकी टिप्स पे ना हो जाए, जब तक कोई भी चैप्टर हम मानेंगे नहीं ये खत्म हो गया। इट शुड बी द चैप्टर जब प्रिपेयर होना लगा, मानूंगा मैं। एक चैप्टर आपका जब प्रिपेयर हो जाएगा, जब आपको कोई 2 बजे उठा के बोल दे कि रेस्पिरेटरी का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बता दो, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से ये था, इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, नोट्स में ऐसे ऐसे था। सो दिस इज द थिंग। हमने ब्रीथिंग अप रिस्पायर रिवाइज कर लिया, ऐसे ही एक और आएगा जिसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन रिवाइज करेंगे। फिर हर चैप्टर खत्म होते हैं, मैं इसको इसको भी हम कभी बीच में, और जैसे आधे घंटे का लेक्चर आएगा। तो द ओनली थिंग इज, अब हमने 2 चैप्टर करे तो इतनी बार पढ़ लिया है 2 चैप्टर कि आप भूलोगे नहीं, और फिर इसके और भी सेट्स लगे हैं जो हमें वो करने हैं। तो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज हाउ विल डू इट। सो इफ यू लाइक दिस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, और 1000 करा दो यार ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूँ। और टिल देन, ओके बाय, सी या, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड ओके, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ओके।